हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या डिसएडवांटेज था ओपन लूप में कि हमें नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ गई। मैं चाहता तो आपको वीजीसी का कंसेप्ट डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर तभी हो पाएगी जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कई टीचर लोग डायरेक्ट भी बता देते हैं, लेकिन अभी मैं ओपन का डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरा यही मोटो है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो आज का टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो मैंने एक ओपेम ले लिया है जिसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है VI और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल VNI। ये हमारा आउटपुट है V0 और ये प्लस VCC टर्मिनल और ये माइनस VEE। अब हम गेन फाइंड करेंगे तो AOL, यहाँ पर मैंने AOL इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले जो लास्ट लेक्चर हमने लिए थे वहाँ पर मैं AB भी लिखा था, AOL भी लिखा था, तो वहाँ पे चल सकता था। यहाँ पे मैं AOL इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ओपन है वो ओपन लूप है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, तो AOL मैंने इसीलिए लिखा है ओपन लूप गेन। तो AOL क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो AOL क्या हो गया हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा V0, इनपुट क्या है हमारा VID, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। यहाँ से V0 फाइंड करेंगे तो V0 क्या हो जाएगा, AOL इंटू VID। जहाँ पर V0 क्या है हमारा आउटपुट, AOL क्या है ओपन लूप गेन या गेन विदाउट फीडबैक। क्योंकि हमारा कोई फीडबैक नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, गेन विदाउट फीडबैक। और VID क्या है हमारा इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। अब मान लीजिए इस ओपेम की जो VCC है वो प्लस 15 वोल्ट है और माइनस VEE माइनस 15 वोल्ट। इसी के बेसिस पे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या डिसएडवांटेज था ओपन लूप में कि हमें नेगेटिव फीडबैक की तरफ जाना पड़ा। तो इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपेम, ठीक है। तो हमने केस फर्स्ट ले लिया जहाँ पर हमने AOL की वैल्यू ली है 10⁴। तो केस फर्स्ट में देखिए हमने VID की कुछ वैल्यूज ली हैं, यहाँ पर हम V0 फाइंड कर रहे हैं। तो V0 क्या होता है हमारा AOL इंटू VID, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए 2 मिली वोल्ट, 1.5 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, -1 मिली वोल्ट, -1.5 मिली वोल्ट, -2 मिली वोल्ट, ठीक है। अब V0 कैसे फाइंड करेंगे, AOL इंटू VID। तो यहाँ पर 1 मिली वोल्ट के लिए क्या होगा, आप फॉर्मूले का यूज करके देख सकते हैं, तो 10 वोल्ट आएगा। 1.5 मिली वोल्ट के लिए क्या आएगा, प्लस 15 वोल्ट। 2 मिली वोल्ट के लिए क्या आना चाहिए, 20 वोल्ट, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ओपेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सैचुरेट। इसका आंसर भी क्या होगा, प्लस 15 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 मिली वोल्ट के लिए क्या आएगा, -10 वोल्ट। -1.5 मिली वोल्ट के लिए क्या आएगा, -15 वोल्ट। -2 मिली वोल्ट के लिए क्या आएगा, -15 वोल्ट। ओपेम की वैल्यू सैचुरेट कर जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, यहाँ पे मैंने AOL की वैल्यू थोड़ा कम कर दी। अब क्या ले ली मैंने, AOL की वैल्यू 10⁻3। अब VID की कुछ वैल्यूज मैंने रेंज बढ़ा दी है। यहाँ पे देखिए 20 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, -10 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट, -20 मिली वोल्ट। तो V0 क्या होगा, 10 मिली वोल्ट के लिए +10 वोल्ट, 15 मिली वोल्ट के लिए 15 वोल्ट, 20 मिली वोल्ट के लिए 15 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में -10 मिली वोल्ट के लिए -10 वोल्ट, -15 मिली वोल्ट के लिए -15 वोल्ट, -20 मिली वोल्ट के लिए -15 वोल्ट। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। AOL की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और VID की वैल्यूज ये वाली हैं, ठीक है। अब केस थर्ड में देखिए, जो AOL की वैल्यू है जो कि हमारा ओपन लूप गेन है वो और कम कर दिया 10⁻²। अब जो VID की रेंज है वो हमारी और बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 200 मिली वोल्ट, 150 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, -100 मिली वोल्ट, -150 मिली वोल्ट, -200 मिली वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे AOL 100 वोल्ट मिली वोल्ट के लिए क्या आ रहा है, 10 वोल्ट। 150 मिली वोल्ट के लिए क्या आ रहा है, 15 वोल्ट। 200 मिली वोल्ट के लिए क्या आ रहा है, 15 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेट कर जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही -100 मिली वोल्ट के लिए -10 वोल्ट, -150 मिली वोल्ट के लिए -15 वोल्ट, -200 मिली वोल्ट के लिए -15 वोल्ट। अब हम इन ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये आउटपुट है, ये VID इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 1 मिली वोल्ट का सिग्नल है, ये यहाँ पे आया, ठीक। तो 1 मिली वोल्ट के लिए क्या आ रहा है हमारा, 10 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही 1.5 मिली वोल्ट के लिए क्या आएगा, +15 वोल्ट। तो ऐसे ही नेगेटिव में -1 मिली वोल्ट के लिए -10 वोल्ट और -1.5 मिली वोल्ट के लिए 15 वोल्ट। तो VID की कम रेंज पे ये जो ओपेम है वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू आई
1.5 मिलीवोल्ट उस पर क्या हो गया ये सैचुरेट। तो इस केस में जो ये रेंज है ये वाली, ये हमारी क्या है लीनियर रेंज, ठीक, जिसमें कि ओप एम्प वर्क करता है, ठीक है। तो वीआईडी की रेंज इस केस में क्या है प्लस 1.5 मिलीवोल्ट टू माइनस 1.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए हमने ओपन लूप गेन और कम किया था 10⁻3। इस केस में हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये V0, ये VID। अब देखिए यहाँ पे 10 मिलीवोल्ट के लिए 10 वोल्ट, 15 मिलीवोल्ट के लिए 15 वोल्ट, ऐसे ही नेगेटिव में -10 मिलीवोल्ट के लिए -10 वोल्ट, -15 मिलीवोल्ट के लिए -15 वोल्ट। अब यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा कि इस केस में जो ये रेंज है लीनियर रेंज वो और बढ़ गई, क्योंकि पहले ये लीनियर रेंज थोड़ा कम थी क्योंकि ग्राफ हमारा थोड़ा ऐसे था। अब ये ग्राफ थोड़ा और ऐसे हो गया क्योंकि हमने गेन की वैल्यू और कम कर दी, इसलिए लीनियर रेंज और बढ़ गई हमारी। सेकंड केस जिसमें कि EOL की वैल्यू हमने और कम कर दी थी, इस केस में हमारी जो ये लीनियर रेंज है वो और बढ़ गई। तो VID की जो रेंज है जिसमें कि ओप एम्प लीनियर वर्क करेगा उसकी रेंज क्या है यहाँ पर +15 मिलीवोल्ट टू -15 मिलीवोल्ट, जो कि पहले वाले केस में जो VID की रेंज थी उससे ज़्यादा है। अब थर्ड केस देखिए AOL की वैल्यू यहाँ पर हमने और कम कर दी 10⁻2। अब BID की कुछ वैल्यूज हैं 200 मिलीवोल्ट, 150 मिलीवोल्ट, 100 मिलीवोल्ट, -100 मिलीवोल्ट, 150 मिलीवोल्ट, -200 मिलीवोल्ट। तो 100 मिलीवोल्ट के केस में 10 वोल्ट, वही फॉर्मूला यूज करना है और आप निकाल सकते हो। 150 मिलीवोल्ट के लिए 15 वोल्ट, 200 मिलीवोल्ट के लिए ओप एम्प सैचुरेट कर जाएगा और 15 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ओप एम्प कभी उसकी बायसिंग वोल्टेज से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि ओप एम्प कभी भी उसके सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा अपने आउटपुट वोल्टेज में नहीं दे सकता। -100 मिलीवोल्ट के लिए -10 वोल्ट, -150 मिलीवोल्ट के लिए -15 वोल्ट, -200 मिलीवोल्ट के लिए -15 वोल्ट। अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 100 मिलीवोल्ट है और उसके लिए हमारा 10 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर 150 मिलीवोल्ट है उसके लिए यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट आ गया, ठीक है, जो कि ओप एम्प सैचुरेट हो गया। ऐसे ही नेगेटिव में -100 मिलीवोल्ट के लिए -10 वोल्ट आ गया और -150 मिलीवोल्ट के लिए -15 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसकी जो रेंज है लीनियर रेंज वो और बढ़ गई। तो यहाँ पे जो VID की रेंज है वो +150 मिलीवोल्ट टू -150 मिलीवोल्ट हो गई, जो कि ओप एम्प की लीनियर रेंज है, ठीक है, क्योंकि ओप एम्प इसमें लीनियर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे VID की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही हमें आउटपुट बढ़ता हुआ मिल रहा है और एक वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो जा रहा है। क्योंकि इस केस में जो हमने प्रीवियस केस डिस्कस किए हैं उन सब की VID की रेंज से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ओपन लूप गेन है वो कम किया है, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपको क्या समझ आया कि जैसे जैसे हम AOL की वैल्यू कम करते हैं, ओपन लूप गेन की वैल्यू हम कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो VID की रेंज है वो बढ़ती जाती है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इनपुट की जो VID की रेंज थी वो माइक्रोवोल्ट में थी। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम गेन कम करते जा रहे हैं इनपुट की जो VID की रेंज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें जो सिस्टम चाहिए वो लीनियर सिस्टम चाहिए जो लीनियर की तरह बिहेव करे। क्योंकि अगर हम गेन को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो लीनियर रेंज है वो ओप एम्प की कम होती है, जैसे ही गेन कम करते हैं तो हमारी जो लीनियर रेंज है वो और बढ़ जाती है, और कम करते हैं तो हमारी और बढ़ जाती है। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ओप एम्प है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर रीजन में ऑपरेट करे। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा ये जो गेन है वो कम हो जाए और हमारी जो VID की रेंज है वो बढ़ जाए, क्योंकि हम पहले तो माइक्रोवोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इस गेन को कम करने से हम VID की रेंज है वो बढ़ा ले रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि जिससे ये गेन है वो कम भी हो जाए और हमारी VID की रेंज है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। तो उसको बताने से पहले मैं एक आइडियल ओप एम्प का केस ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक आइडियल ओप एम्प मैंने ले लिया है। आइडियल ओप एम्प मतलब जिसका ओपन लूप गेन क्या है इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट गेन का आइडियल ओप एम्प है प्लस VCC है सप्लाई, ये माइनस VCC या BEE, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V0। अब देखिए यहाँ पे AOL इन्फाइनाइट है, इसका मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका जो ये स्लोप है वो एक वर्टिकल लाइन होगा और यहाँ पे कोई भी लीनियर रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर V नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो सीधे क्या दिखाएगा प्लस V सेट, और B इन्वर्टिंग की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा माइनस V सेट। तो यहाँ पर हमारी दो ही वैल्यूज मिल रही हैं, चाहे कोई भी सिग्नल हो, यहाँ पे हमारी क्या वैल्यूज मिल रही हैं दो, प्लस V सेट और माइनस V सेट। तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए ना कि हम कोई भी सिग्नल अप्लाई करें और दो ही वैल्यूज आएँ, मतलब
प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, ये तो अनस्टेबल सिस्टम हुआ ना। हमें स्टेबल सिस्टम की ज़रूरत है जो कि एक फिक्स वैल्यू पे वी आई डी के पे कुछ आउटपुट दे, कुछ और बी आई डी की वैल्यू पे कुछ और आउटपुट दे, कुछ और बी आई डी की वैल्यू हमने ले ली तो कुछ और आउटपुट दे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें एक ऐसे ओपन की ज़रूरत है जो लीनियर रीजन में वर्क करे और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो कैसे होगा, उसके लिए हम ये जो गेन है उसकी वैल्यू हम कम से कम कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का ओपन बनाएंगे, जिसमें किसकी बात करेंगे, नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक ही क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में जो गेन की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या थी, गेन की वैल्यू को कम करना, जिससे हमारी जो वीआईडी की रेंज है वो और बढ़ जाए। ठीक है, जो टोटल सिस्टम का गेन है, क्लोज लूप गेन, उसको हमने कम कर दिया। अब आपके मन में एक डाउट रह सकता है कि सर कंपेरेटर का यूज फिर क्या था। उसमें तो इनफाइनाइट का आइडियल ओपन था जिसमें प्लस वी सेट वैल्यू आ रही थी और माइनस वी सेट वैल्यू आ रही थी। तो उसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, जैसे सॉलिड स्टेट रिले, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, बहुत कम यूज होता है, बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी ओपन की, कि ओपन कैन वर्क एज ए एडर, सब्ट्रैक्टर, लॉग, एंटी लॉग, उसकी हमने अभी तक कोई भी बात नहीं की, क्योंकि वो सारे जो ऑपरेशंस हैं वो किस में होंगे, क्लोज लूप विथ नेगेटिव फीडबैक। तो आपको क्लियर हो गया हुआ कि हमें जो नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत है वो क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी जो वीआईडी की रेंज है हमें वो बढ़ानी थी। हम गेन ज़्यादा करने से हमें जो वीआईडी की रेंज है वो माइक्रोवोल्ट सिग्नल में मिल रही थी, क्योंकि गेन की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए हमारा जो ऑप एम्प है वो बहुत कम रेंज के लिए लीनियर में ऑपरेट कर पा रहा था। इसलिए हम ऑप एम्प का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और उसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी जो वीआईडी की रेंज है वो बढ़ जाए, जिससे हम माइक्रोवोल्ट रेंज से भी ज़्यादा सिग्नल अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखिए ऑप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट दिया गया है। तो ऑप एम्प के अंदर जो होता है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, मतलब ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये BS ले लिया मैंने सोर्स, यहाँ पे RS जो कि हमारा सोर्स का ही रेजिस्टेंस है, ये RI इनपुट रेजिस्टेंस, और ये हमारा आउटपुट डिपेंडेंट सोर्स, और ये R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, ये RL लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होना चाहिए, और गेन हमारा वेरी हाई होना चाहिए। और आइडियल केस की बात करें तो हम जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, R0 जीरो होना चाहिए, और गेन हमारा हाई होना चाहिए। मैं चाहता तो आपको ये भी बता सकता था कि ये जो रेंज है, जैसे RI वेरी हाई, R0 वेरी लो, AB वेरी हाई, ऐसे ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो मेरी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है, क्योंकि मैं आपको बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, जिससे आपको ऑप एम्प के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसको बताने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई चाहता है कि वो जानना चाहता है कि वैल्यूज कैसे सिलेक्ट की गई हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं। आइडियल ऑप एम्प के केस में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, और गेन क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो RI है अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब यहाँ से ये ओपन सर्किट, ठीक, ओपन सर्किट मीन्स यहाँ से जो करंट जा रहा है हमारा इस सोर्स से वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा ओपन सर्किट। तो ये जो वोल्टेज है वो पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ऑप एम्प के जो अंदर करंट जाता है वो क्या जाता है, जीरो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइडियल ऑप एम्प के केस में जो ऑप एम्प के अंदर करंट जाता है वो क्या जाता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे RI क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वजह से यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, इसलिए इनपुट करंट क्या है हमारा, जीरो। अब R0 क्या है, जीरो। तो R0 के जीरो होने से हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इससे हमारे दो फायदे हैं, एक तो जो RL के अक्रॉस वोल्टेज आएगा उसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, और हम RL की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी वोल्टेज आएगा, मान लीजिए RL की वैल्यू हमने कुछ ले ली तो करंट कुछ और जाएगा, फिर तब भी वोल्टेज वही आएगा, और RL की वैल्यू हमने फिर से कुछ अलग ले ली तो करंट कुछ अलग आएगा, और तब भी वोल्टेज वही आएगा। तो V0 क्या होगा, AOL इंटू VID, ये सोर्स इंटू RL के अक्रॉस निकाल लें अपॉन R0 प्लस RL, जहाँ पर R0 की वैल्यू क्या हो रही है हमारी,
0। तो वी नोट क्या हो गया, ए ओ एल इंटू पी आई डी। सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, आर एल से आर एल कट गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए ओ एल इंटू बी आई डी। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आर नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो ये पूरा जो वोल्टेज है वो आउटपुट में आ जाएगा। और एक और जो दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि हम RL की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम RL की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, और जब करंट का मल्टीप्लाई RL की वैल्यू में होगा तो वही वोल्टेज हमारा आ जाएगा। तो आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमें ऑप एम्प की क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आइडियल ऑप एम्प की केस में जो इंटरनल करंट होता है वो क्या होता है हमारा 0। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम सीधे इसके बाद BGC का कंसेप्ट देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।